हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सभी का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर आपका 33 नंबर। इसके पहले 32 टेस्ट आपका हो गया है। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो प्रधान शिक्षक के लिए और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रधानाध्यापक के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि समान अध्ययन उनको भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी आपको तैयारी आप कर सकते हैं। और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 33 नंबर। इसके पहले 32 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो पूरे सवाल को आपको एकदम याद कर लेना है, रट लेना है ना। एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है। और डेली क्लास होती है कितने बजे से? तो रात में 9 बजे से। तो क्लास में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नंबर भी आपको दिया गया है, जहाँ से प्रीवियस सारे PDF मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप से जुड़ करके यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ गया है कि सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है। देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न है और आप लोग पढ़े होंगे सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश देखिए जापान को कहा जाता है। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। देखिए, आखिर जापान को क्यों कहा जाता है सूर्योदय का देश? कभी आपने सोचा होगा तो सूर्योदय का देश जापान को इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो जापान है ना वो पूर्व में है ना। वो जापान जो है वो पूर्व में है, और सबसे पूर्व में होने के वजह से ही इसको सूर्योदय का देश आपका कहा जाता है। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ईस्ट में होने के वजह से ही इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। और ये देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है ना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है, यानी कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर ट्रिक करना है नॉर्वे को, है ना, क्योंकि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर दोस्तों रात में भी वहां पर सूर्य दिखाई दे जाता है। इसके वजह से उसको मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर दूसरा नंबर की भारतीय ब्रॉड गेज रेल में रेल की पटरियों की दूरी कितनी होती है दोस्तों? देखिए, भारतीय ब्रॉड गेज रेल की पटरी की बात हो रही है। देखिए, हमारी जो लाइनें हैं, है ना, इंडियन जो रेलवे की लाइनें होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है ना। 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार की होती है भारतीय रेलवे लाइन। तीनों प्रकार आप जान लीजिए। ठीक है, एक होता है आपको ब्रॉड गेज, है ना, एक होता है ब्रॉड गेज, और एक होता है दोस्तों आपका मीटर गेज, और एक होता है आपका नैरो गेज, है ना। ये 3 दोस्तों आपका पटरी होता है, और ये तीनों की चौड़ाई पूछा जाता है। लंबाई तो खैर बहुत है, लेकिन चौड़ाई पूछा जाता है कि तीनों की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है दोस्तों आपका 1.676 मीटर, है ना। तो 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज की, और यहाँ पर 1.676 मीटर। अगर इसी को आप अगर फीट में बदलते हैं तो दोस्तों, तो ये फीट में आ जाएगा 5 फीट 6 इंच, है ना, 5 फीट 6 इंच आ जाएगा। दूसरा नंबर पे आता है मीटर गेज, और मीटर गेज जो होता है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई होती है ये आपका 1 मीटर होती है ना। इसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर, और जो नैरो गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है आपको 0.610 मीटर होती है। तो ये तीनों का आपको याद रखना है ना। यहाँ पर हमसे ब्रॉड गेज पूछ रहा था तो 5 फीट 6 इंच हो जाएगा, है ना। अगर आपको सिर्फ मीटर में दिया रहता तो यहाँ पर आपको ऑप्शन रहता 1.676 मीटर, तो आप ये भी टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फुट और इंच में दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, तो हमारी रेलवे लाइनें 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ना। संतोष ट्रॉफी, है ना, संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है आपको फुटबॉल से। देखिए, फुटबॉल जब खेला जाता है तो बहुत सारी ट्रॉफियां दी जाती है
है ना। बहुत सारी ट्रॉफियां जैसे कि फुटबॉल संतोष ट्रॉफी हो गया आपका, एक नाम सुने होंगे आप डूरंड कप, नाम तो सुने हैं, है ना, डूरंड कप। तो डूरंड कप भी दिया जाता है फुटबॉल में ही, संतोष ट्रॉफी हो गया। एक है दोस्तों आपका वीसी राय ट्रॉफी, है ना, वीसी राय ट्रॉफी, तो वीसी राय भी ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल में। एक आप नाम सुने होंगे दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी, है ना, डीसीएम, तो डीसीएम ट्रॉफी भी दिया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल तो अभी आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आपसे पूछे क्रिकेट में बहुत सारे ट्रॉफी दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी दिया जाता है ना। क्रिकेट में जैसे कि रणजी ट्रॉफी नाम सुने होंगे, रणजी ट्रॉफी के बाद ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, तो ये सारी ट्रॉफियां आपका क्रिकेट में है। क्रिकेट के अलावा हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है ना, तो हॉकी में जैसे आगा खां कप हो गया, बेगम रसूल ट्रॉफी हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, तो ये सारे कप आपके हॉकी के थे। तो ये तीनों मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, है ना, ये ट्रॉफियां आपको पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है। देखिए थॉमस कप जो है ना, ये बैडमिंटन इसको कहा जाता है। थॉमस कप जो है ये पुरुष बैडमिंटन हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका थॉमस कप। अगर पूछता आपसे उबेर कप, है ना, अगर आपसे पूछा जाता उबेर कप किससे संबंधित भाई साहब, तो उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन से है। मैंने अभी बोला था ना कि ये थॉमस जो है दोस्तों ये पुरुष बैडमिंटन है, और अगर पूछते उबेर कप पूछता तब उबेर हो जाता आपका महिला बैडमिंटन। ठीक है, तो ये आप दोनों आप ध्यान रखिएगा, महिला बैडमिंटन उबेर कप और पुरुष बैडमिंटन थॉमस कप। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रवीणता के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड नाम सुने होंगे, और द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया आपका, बहुत सारे पुरस्कार है। तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है आपको किस क्षेत्र में, तो खेल के क्षेत्र में, है ना, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। एक क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, है ना, ये जो पुरस्कार की प्रारंभ हुई दोस्तों 1961 में, याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई। किसको आखिर दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन करने को, है ना, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है दोस्तों। इसमें क्या क्या दिया जाता है, एक कांस्य का प्रतिमा दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 3 लाख नगद धनराशि दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर कि किस वर्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। देखिए वर्ष पूछ रहा है वह कौन सा साल था जब कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। देखिए अंतरिक्ष में जो भेजा गया था, मैं पहले टाइम बता दूं कब भेजा गया था आपको, तो 1957 में भेजा गया था। 1957 की वो घटना है 4 अक्टूबर, आना 4 अक्टूबर 1957 को 7:28 पर यह प्रक्षेपित किया गया था। और ये दोस्तों स्पुतनिक 1 रूस के द्वारा पृथ्वी का पहला उपग्रह था। क्या नाम था इसका, स्पुतनिक, क्या नाम था, स्पुतनिक, है ना, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो रूस के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर, और वीडियो को भी आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग आ गए हैं, 9 बजे से डेली टेस्ट होती है, तो 9 बजे बिल्कुल आप आ जाइएगा, है ना। ग्रुप में भी हम वीडियो शेयर कर देते हैं, और अगर ग्रुप में कभी नहीं शेयर किया गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे होंगे, तो आपके मोबाइल पे भी चला गया होगा, है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं क्योंकि उनके मोबाइल पे चला जाता है, तो आराम से उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। देखिए पहला भारतीय की बात कर रहा था, और यहाँ जो ऊपर जो सवाल था दोस्तों वो विश्व में पहला था। विश्व में पहला 1957 में रूस के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट भेजा गया था 1957 में, लेकिन भारत का पहला जो उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो भेजा गया था दोस्तों, ये कब भेजा गया था, तो ये भी भेजा गया था सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से ही भेजा गया
था, है ना, आर्यभट्ट को, और ये भेजा गया था आपका 1975 में, है ना, 1975 में भेजा गया था। और वो पूरा डेट आप भी याद रख सकते हैं, 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल 1975 को ये भेजा गया था। सोवियत संघ, जिसको रूस कहा जाता है ना, सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को, और ये भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर, कह रहा है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना था। तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो बना था दोस्तों, वो कब बना था ये बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1956 में, है ना। बस आप सुनते तो चलिए, है ना, आप ध्यान से अगर सुन भी लीजिएगा ना सारे सवाल, और क्योंकि एक सवाल से मैं 3-3, 4-4 सवाल बता दे रहा हूँ, वो पूरा कहानी आपको याद हो जाएगा। बस आप सुन लीजिए एक बार 2 बार, ठीक है, चाहे आप स्लो करके सुनिए, फास्ट करके सुनिए, लिख लीजिए जो नहीं याद है, बस देखिए फिर क्या होता है ना, एकदम तहलका मच जाएगा। तो भारत का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये बना था आपको 1956 में, ठीक है, और पूरा डेट अगर याद रखिएगा तो 4 अगस्त 1956 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका नाम क्या था दोस्तों, तो ये था दोस्तों अप्सरा। क्या नाम था, अप्सरा था। और ये भारत ही नहीं, पूरे एशिया का प्रथम था, है ना। भारत का भी पूछे तो अप्सरे मारना है, और दोस्तों एशिया का भी पूछे तो यही हो जाएगा, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा, जो 4 अगस्त 1956 को भारत में बना था, ठीक है। और इसको दोस्तों जो बना था वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे के परिसर में बना था, है ना। बार्क के बारे में पूछा जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, वहीं पर इसको बनाया गया था। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वही उद्घाटन किए थे, है कि नहीं। और इसका उद्घाटन हुआ था आपका 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जी नेहरू के कर कमलों के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर की, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन की स्थापना किया गया था, बहुत फेमस व्यक्ति, सबको याद है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कौन भूलेगा दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन इन्होंने ही लिखा है ना। और इनको दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, है कि नहीं। और वो किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है कि माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है। माई ट्रूथ, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक तो आपको है माई ट्रूथ और एक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर सिर्फ रहे माई ट्रूथ दोस्तों, तब इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तब इसका आंसर हो जाता महात्मा गांधी। तो दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, अगर माई ट्रूथ बोले तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी दोस्तों, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहता तब हो जाता गांधी जी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा था। बताइए, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास लिखा गया था, ये उपन्यास किसका है, तो ये है अज्ञेय जी का, है ना। किनका है, ये अज्ञेय जी का है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। ये अज्ञेय का प्रसिद्ध आपका उपन्यास है आपका। इसके अलावा भी इन्होंने लिखे थे दोस्तों, जैसे कि एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। 12 नंबर है कि किस उपन्यास को प्रेमचंद ने नहीं लिखा था। अब देखिए प्रेमचंद जी का बहुत सारा उपन्यास है, आप नाम सुने होंगे, सेवा सदन है, रंगभूमि है, गोदान है, कर्मभूमि है, निर्मला है, गबन है, कायाकल्प है, बहुत सारा है। तो प्रेमचंद कौन सा नहीं लिखे हैं। प्रेमचंद जो है दोस्तों ये मृगनयनी, है ना, मृगनयनी जो है ये प्रेमचंद महोदय का नहीं है। प्रेमाश्रम है ना, ये सेवा सदन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, ये सारे प्रेमचंद जी का है ना। सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया, कौन नहीं जानता है, सबको जानता है। गबन, है ना, कभी पढ़ा कीजिए रंगभूमि, ठीक है, गोदान पढ़ा कीजिए, मजा आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मृगनयनी हो जाएगा। मृगनयनी आखिर किनका है, तो मृगनयनी जो उपन्यास है दोस्तों ये है श्री वृंदावन लाल वर्मा जी का, ठीक है। मृगनयनी किनका है, श्री वृंदावन लाल वर्मा जी का।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगला प्रश्न 13 नंबर की चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति किसने लिखी है? चंद्रकांता, चंद्रकांता था बचपन में एक सीरियल भी आता था, है ना, देखते थे। तो चंद्रकांता जो है दोस्तों ये है देवकी नंदन खत्री, है ना, देवकी नंदन खत्री ऑप्शन नंबर हो जाएगा, खत्री जी ऑप्शन नंबर आ जाइए बी में। तो चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति जो ये है ये लिखी गई है आपको देवकी नंदन खत्री के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर की लातूर किस देश में स्थित है? लातूर नाम सुने होंगे, लातूर, है ना, लातूर लात से मारे वाला जगह नहीं है। लातूर जो है ना ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है लातूर? लातूर भाई साहब ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सीट सही हो जाएगा। लातूर में एक बार बहुत ज्यादा भूकंप भी आया था, है ना, तो इसलिए भी ये जाना जाता है लातूर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। कुछ कुछ शहर भी कभी कभी पूछ लेगा, जैसे कभी पूछ लेगा सूरत कहाँ है, तो सूरत गुजरात में है। अगला है कि 15 जनवरी भारत में किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? तो 15 जनवरी शहीद दिवस, सेना दिवस, मातृ दिवस, वायु सेना दिवस, 15 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों सेना दिवस के रूप में। किस रूप में? सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। 9 बजे बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, खाना पीना एकदम खा करके। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, लीग ऑफ नेशंस, है ना, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपका देखिए लीग ऑफ नेशंस यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दिया है ना, इसको कर लीजिएगा 1929 को 1920। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे दिया था। लीग ऑफ नेशंस को ही कहते हैं राष्ट्र संघ, है ना, और राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1920 में। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाता आपका 1945 में, लेकिन सिर्फ यहाँ पूछ रहा है राष्ट्र संघ, तो हो जाता आपका 1920 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तब हो जाता आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, लेकिन सिर्फ राष्ट्र संघ है तो 1920 में हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की, इसको लीग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर की डायमंड हार्बर किस नगर में स्थित है ना, ये डायमंड हार्बर है, लग रहा है जैसे सोना की नगरी है ना, तो ये डायमंड हार्बर दोस्तों कहाँ है, किस नगर में है? तो डायमंड हार्बर आपको मिलेगा कहाँ? कोलकाता में मिलेगा, ठीक है, कोलकाता में मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डायमंड हार्बर ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और 24 परगना जिला में है, ठीक है, 24 परगना जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 नंबर। अठारह नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल के प्रसिद्ध कवि थे, है ना, तो तमिल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ठीक है, तमिल के, हिंदी के, संस्कृत के, तो तमिल में भी कुछ कवि हुए हैं प्रसिद्ध, जैसे इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये तमिल के प्रसिद्ध कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। प्रश्न है कि गणगौर पर्व जो है ये किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है? गणगौर पर्व दोस्तों किस देवी देवता के सम्मान में मनाया जाता है? गणगौर, देखिए गणगौर जो ये पर्व है ये मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है, ये मनाया जाता है राजस्थान में मनाया जाता है। और दोस्तों ये शिव और पार्वती, ठीक है, शिव और पार्वती देवता जो हैं इनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। और ये चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है, यानी कि तीज जो होता है ना उस समय इसको मनाया जाता है गणगौर पर्व। अगला प्रश्न है आपका सूरदास ने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी थी? देखिए सूरदास नाम ही है, सूरदास जी थे, है ना, बहुत महान ये कवि थे,
और इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी थी दोस्तों, ये लिखी थी आपको व्रज भाषा में। इस प्रकार के सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो ये व्रज भाषा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरदास जी। ठीक है, व्रज भाषा में इन्होंने लिखा था। और इनके ग्रंथ कुछ कुछ हैं, जैसे कि सूर सागर, आप नोट कर सकते हैं, सूर सागर इन्होंने लिखा था। उसके अलावे दोस्तों इन्होंने सुरसावली लिखा था, साहित्य लहरी लिखा था। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की, एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है। तो एक वायुयान जो है दोस्तों ऊपर की ओर उठता है, हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण उठता है, या फिर हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण उठता है, या फिर इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने से उठता है। तो इसका सही में आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ही आंसर हो जाएगा। और ये जो घटना होती है बर्नौली प्रमेय का ये उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि पृथ्वी के परितः यानी मतलब कि अराउंड घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा दोस्तों। तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है, ये जो होता है उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जी हाँ, उसी कक्षा में घूमती रहेगी दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर सवाल है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंख को जो नुकसान होता है उसका क्या कारण होता है ना। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को तो आपको देखना नहीं चाहिए, है ना। उसके देखने के लिए ना एक अलग दूरबीन आता है, वो दूरबीन भी दूरबीन नहीं रहता है, मतलब कि एक अलग मतलब लेंस होता है, अलग एक ग्लास होता है, वो मेरे पास भी है देखने वाला, तो उससे आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब लगा था पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ तारिंगना में, तो हम खरीदे थे, है ना, वो देखने भी गए थे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी छोटा थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और तारामंडल में ये मिल रहा था पटना में, पूरा दिन भर वहाँ खड़े रहे तब जाकर के वहाँ मिल पाया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्यों नहीं देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है उस समय बहुत ज़्यादा, और वो हमारे आँखों को प्रभावित कर सकती है, हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, इसके वजह से उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 नंबर। 24 कह रहा है कि एक विशेष प्रकार का निद्रव वायु दाब मापी यंत्र क्या कहलाता है। देखिए, वायु दाब मापी यंत्र से क्या मापा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। इसको कहते हैं अल्टीमीटर दोस्तों, है ना, इसको कहते हैं अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत सारे यंत्र होते हैं जैसे कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं हम, तो वायु की दिशा और गति मापते हैं। एक होता है अल्टीमीटर, है ना जी, जो जिसको वायु दाब मापी कहते हैं, तो इसको इस यंत्र के द्वारा दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। और एक होता है क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं, क्रोनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों पानी के जहाज़ों से सही समय ज्ञात करने में इसको प्रयोग में लाया जाता है। और एक होता है सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट जो होता है ना, इससे क्या हो जाता है दोस्तों, तो वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर। थोड़ा सा हम लोग फास्ट अब चलेंगे। प्रश्न है कि इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग कौन से हैं। देखिए, इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग पूछ रहा है, तो इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग हो जाएंगे बैगनी और लाल, है ना, बैगनी और लाल हो जाएंगे इंद्रधनुष के सीमावर्ती रंग। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वचालित वाहन निवारक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है। स्वचालित वाहन निवर्तक का सर्वाधिक विषाक्त धातु प्रदूषक जो है वो हो जाएगा आपका सीसा। ठीक है, ये सीसा काफ़ी खराब चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, और ये पेट्रोल में डीजल में ये रहता है ना, इसी वजह से दोस्तों हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये ध्यान रखना है ना। पेट्रोल चालित जो वाहन अधिक चलते हैं वहाँ लेड यानी कि सीसा का प्रदूषण सबसे अधिक भयानक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक है
वो क्या होगा? पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर की प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ कुछ मैं और भी सवाल आपको बताते चल रहा हूँ। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, ये किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। सबको याद है ये दूरी का मात्रक है। लेकिन आपको ये बताना है दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, है ना। ये आपको याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर कि ओजोन परत का क्षय निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है? देखिए ओजोन परत जो है, और ओजोन परत के बारे में मैंने ये भी कई बार बताया हूँ कि ओजोन परत कहाँ पर है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ना। ओजोन परत, यहाँ परत लिख दिया है, परत होगा, तो ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में है। और इसका क्षय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है ये कह रहा है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो CFC गैस है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस है, इससे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होता है आपका। इसके अलावा और भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आपका CFC होता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का उपयोग करता है ना, क्योंकि विमान में रडार जो रहता है उसका उपयोग क्या होता है, तो विमान का पता लगाने के लिए रडार जो है ये किस माध्यम का उपयोग करता है, तो रडार जो उपयोग करता है दोस्तों वो माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। ठीक है, माइक्रो तरंग का उपयोग करके ये पता लगाता है कि विमान कहाँ पर है, ठीक ना, इसकी ऊंचाई क्या है, दिशा क्या है, चाल क्या है, कितनी दूरी है, सारी चीज़ आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जी हाँ, जो हम लोग कंप्यूटर अपने घर में भी चलाते हैं, तो इसका आविष्कार जो किया गया था वो किया था चार्ल्स बैबेज, है ना। चार्ल्स बैबेज महोदय के द्वारा दोस्तों ये कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ये ध्यान रखना है, चार्ल्स बैबेज। अगर कहे दोस्तों मशीन गन, है ना, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार किया था सर जेम्स पास्कल। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो ये मार्कोनी महोदय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 है कि पुस्तक ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? बताइए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जो लिखा गया था ये पुस्तक 1859 में, 1859 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? बताइए, लाल रंग जो होता है ये किस क्रम में होता है? अंतिम होता है, चतुर्थ होता है, प्रथम होता है, पांचवा होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अंतिम क्रम में होता है ना। ये कहाँ पे होता है? तो ये अंतिम क्रम में होता है, बैनिया पिनाला। तो लाल जो होता है ये अंतिम क्रम पर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले होता है बैगनी, फिर होता है जामुनी, फिर होता है नीला, फिर होता है हरा, फिर होता है पीला, फिर होता है नारंगी, फिर होता है लाल। ठीक है, तो ये ध्यान रख लिया है। अगला प्रश्न है आपका कि अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस किसको कहते हैं दोस्तों? अश्रु गैस, तो अश्रु गैस जो होता है वो होता है आपका अमोनिया, है ना। अमोनिया गैस को नाक के पास ले जाने पर आंखों में आंसू आ जाता है, इसीलिए दोस्तों अमोनिया को क्या कहते हैं? अश्रु गैस कहा जाता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस को जैसे ही नाक के पास ले जाइएगा तो आंख से आपको आंसू आने लगेगा। अगला है कि मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है? बताइए, तो मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो इसका जूलॉजिकल नाम या फिर इसी को वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, तो होमोसेपियंस इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, है ना, होमो सेपियंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाइड्रोमीटर
मापने का यंत्र कौन सा है? देखिए हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, नाम ही है हाइड्रो, तो हाइड्रो से क्या मापा जाता है जल्दी से बताइएगा। हाइड्रो से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व, है ना, द्रवों की अपेक्षित घनत्व हो जाएगा, यानी कि जल का घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, हाइड्रोमीटर से, ठीक ना। चलिए, और एक होता है हाइग्रोमीटर, दोनों में एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर रहे तो जल का घनत्व और हाइग्रोमीटर रहे तो वायु का, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रो से, है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला है कि जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए जो शुद्ध जल होता है, जो हम लोग शुद्ध जल तो हम लोग नहीं पीते हैं, है ना, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट होता ही है, तो शुद्ध जल जो पीएच होता है दोस्तों वो होता है आपका 7, है ना, न ही क्षारीय रहेगा और न ही उदासीन रहेगा, ये आपका न ही क्षारीय रहेगा और न ही अम्लीय रहेगा। 7 जिसका भी पीएच वैल्यू रहेगा वो उदासीन होगा, ये क्या होगा, उदासीन होगा, है ना, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय है, 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का जो होता है ये उदासीन होता है और इसका 7 होता है। अगला है कि इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है तो तत्व हो जाएगा आपका हीरा, सबसे कठोर तत्व हो जाएगा हीरा। और इसकी कठोरता जो मापी जाती है दोस्तों, ये मोहो स्केल से मापी जाती है। कठोरता किससे मापी जाती है, मोहो स्केल से, है ना, मोहो स्केल से मापी जाती है कठोरता। और हीरा की कठोरता जो है वो 10 है मोहो स्केल से मापने पर, और ग्रेफाइट की कठोरता कितनी होती है, तो 0.7 होती है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, हरी पत्तियां पौधों में क्या कार्य करती है। हरी जो पत्तियां होती है ना, पौधे जितने होते हैं तो सबके पत्ते तो हरे ही होते हैं, तो हरी पत्तियां क्या कार्य होता है दोस्तों, हरी पत्तियों का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है हरी पत्तियां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर की, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, जल्दी से बताइएगा, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन जो होते हैं दोस्तों ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में, है ना, ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ये डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। और सड़े गले जो पौधे होते हैं, जो पत्ते होते हैं, मृत प्राणी होते हैं, है ना, वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल जाने के बाद वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को अपघटित करके नाइट्रेट में दोस्तों इसको परिवर्तित कर देता है, और जिससे ये नाइट्रेट मिट्टी में मिल जाता है, और जो पौधे हैं ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, है ना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कि किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो सिंध का विस्तृत विवरण अगर प्राप्त आपको करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा चचनामा। क्या पढ़ना पड़ेगा, चचनामा पढ़ना पड़ेगा। चचनामा जो लिखा गया था दोस्तों ये 712 ईस्वी में अरब आक्रमण के समय सिंध के देशीय शासक वंश के इतिहास पर यह प्रकाश डालता है, ये आपको ध्यान रखना है, चचनामा। अगला है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। देखिए अशोक के द्वितीय शिलालेख की बात कर रहा है, तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में दोस्तों किसका नहीं हुआ है। तो द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी के नाम मतलब इन्होंने बताता है, लेकिन इन्होंने दोस्तों सातवाहन के बारे में ये नहीं लिखा गया है। सातवाहन के बारे में द्वितीय शिलालेख में नहीं लिखा है, बाकी ये चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर। 43 है कि निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब जो धर्म है, जैन धर्म का भी जन्म भारत में ही हुआ है, बौद्ध धर्म का भी भारत में ही हुआ है। तो जैन धर्म का प्रति भारी जो झुकाव था वो था आपको खारवेल का। किसका था, आंसर हो जाएगा दोस्तों खारवेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर। चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए भाई साहब, एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करते चलिए। प्रश्न है कि निम्नांकित शासकों में से किसने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था दोस्तों। 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था और वो किया था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन थे। तो 45 का क्या हो जाएगा, वो विदेशी राजा कौन था दोस्तों। उसका नाम था मेघवर्मन। क्या नाम था, मेघवर्मन। और अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। 1500 कब, 26 में, सबको याद है ना। तो 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी कहाँ गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपको 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रवर्तित किया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रवर्तित हुआ था दोस्तों, ये 1930 से 1930 से हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। दांडी यात्रा जब शुरू किए थे और जब ये समाप्त हुआ था तो उसी दिन से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, है ना। 6 अप्रैल से हुई थी ना शुरुआत इसकी, 1930 से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है कि यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा। कथन ए है, आर है और नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, कथन का कारण पढ़ लेते हैं। कथन कह रहा है कि झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने किया था। झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला किया था। ये तो सही है। अगला है कारण कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के राम संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये भी बात सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है ना। कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो हम आंसर क्या करेंगे। यहाँ कह रहा है ऑप्शन ए और दोनों सही है तथा कि व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए बी का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है बताइएगा। आनंद मठ 49 सवाल है। तो ये जो आधारित है चुआर विद्रोह पर था आनंद मठ, या फिर पोलीगार विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, या फिर तालुकेदारों के विद्रोह पर था। देखिए आनंद मठ जो उपन्यास था ये था सन्यासी विद्रोह पर, है ना। सन्यासी विद्रोह पर आधारित आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये आप 1770 से लेकर के 1800 तक हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी पूछता है, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, है ना, इसका जो उपन्यास है आनंद मठ, है ना, इसी पर आपका आधारित है। ठीक है, आनंद मठ है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी ये इंग्लैंड में हुई थी। और ये क्वेश्चन कह रहा था कि किसने, तो ये किसने किया था दोस्तों, ये हुआ था आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा 50 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 नंबर है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था ये लॉर्ड लीटन ने पास किया था। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड लीटन।
है ना, लॉर्ड लीटन के द्वारा ये पारित किया गया था और 1878 में ये पारित हुआ था आपका लॉर्ड लीटन। अच्छा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1878। ठीक है, 1878 में। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह जो था ये प्रमुख रूप से कौन सा विरोध था? भूमिधरों के अत्याचार के विरुद्ध था, अछूत प्रथा के विरुद्ध था, स्वशासन के लिए था या पूर्ण स्वराज के लिए था? तो वाइकोम सत्याग्रह जो था ये था अछूत प्रथा के विरुद्ध था दोस्तों। ठीक है, अछूत प्रथा के विरुद्ध में था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53 नंबर। 53 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से है? एनी बेसेंट का संबंध किससे है? एनी बेसेंट का संबंध आपको किससे होगा? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन पीपुल या कॉमनवेल्थ? क्या होगा? नीचे दिए गए कोड से आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं। किसका संबंध एनी बेसेंट से है? देखिए, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, है ना, न्यू इंडिया हो जाएगा और कॉमनवेल्थ हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा आपका, एक भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का ये संपादन किए थे, कब किए थे? तो 1914 में किए थे और ये अंग्रेजी में किए थे, है ना, अंग्रेजी में किए थे। और कहाँ पर किए थे? तो ये बम्बई में किए थे। ठीक है, अभी इसको मुंबई कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो इसको तो सबको जानता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लाया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। और अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है कि कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट ने किया था। कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सरकार ने कब किया था? तो शासन का जो अंत किया था कंपनी का, वो जो अंत हुआ था ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1858। ठीक है, 1 अक्टूबर 1858 को हुआ था दोस्तों। ठीक ना। और इसके बाद ही आपका अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो था, ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। और फिर इनको पहला वायसराय भी इन्हीं को बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? बताइएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? जल्दी से बताइएगा। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। जाइए कभी घूमने के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। 8वीं सदी में इसको बनाया गया था दोस्तों। और इसको किसने बनाया था ये भी पूछता है, तो इसको राष्ट्रकूट राजा ने बनाया था। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफा जो बनाया गया था ये राष्ट्रकूट राजाओं ने पत्थर को काट करके दोस्तों इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है आपको कोणार्क, है ना। और कोणार्क कहाँ है? तो ये कोणार्क है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सुने होंगे, तो ये है आपको उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने थे वो 4 जुलाई 1947 को और ये जो बने थे आपको लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 नंबर। 59 है कि वर्ष 1907 में भिखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, कहाँ ध्वज फहराया था? ठीक है, तो कहाँ ध्वज फहराया था दोस्तों? भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इन्होंने 1907 में ही ध्वज हमारा फहराया गया था। और ये फहराया गया था आपको कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ड में। ठीक है, स्टुटगार्ड में इन्होंने फहराया था। और किसने फहराया था ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा भिखाजी कामा। ठीक है, भिखाजी कामा ने फहराया था 1907 में। अगला प्रश्न है आपका दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? तो दुर्गावती जो शासिका थी दोस्तों
रानी दुर्गावती इसको कहा जाता है, और ये शासका थी आपको मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है गोंडवाना, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है गोंडवाना राज्य की एक शासिका थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 61 नंबर। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है। तो कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 61 का? क्या होगा? देखिए, स्वतंत्र सुनिश्चित जो करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित जो करता है, वो करता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को, है ना, गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटा के अंदर क्या करना है? न्यायालय में प्रस्तुत करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो एक रीट के अंतर्गत आता है ना। 5 प्रकार का जो रीट है आपका, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये रीट दायर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो क्या मान्यता प्रदान करेगा? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, तो सब गलती है, केवल भाषा ये भी गलत है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। 63 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है ना। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है ना। ये सारी चीज़ आपको पता होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। किस स्थान के लिए? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64 नंबर कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? वो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में, ठीक है। अनुच्छेद 39 के ए में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65 नंबर कि भारतीय संविधान का भाग 4 के बारे में क्या बताता है? तो भाग 4 के बारे में तो अभी बताया ना कि भाग 4 में ही हमारा नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर कि भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? 66 का क्या हो जाएगा? तो भारतीय जो प्रशासन है इस पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी। तो भारतीय जो प्रशासन है दोस्तों इस पर संघवाद का भी प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का भी प्रभाव है, नियोजन का भी प्रभाव है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? हाँ, तो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन सा नहीं है ये बताइए आप। तो संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। तो ग्राम पंचायत का जो आय का कर नहीं है वो हो जाएगा आपका संपत्ति कर तो है, पशु के व्यापार पर भी कर है, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान भी है। आंसर हो जाएगा आपका भूमि कर, है ना, आंसर हो जाएगा भूमि कर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है ये बताइएगा। ग्राम पंचायत की, एक मिनट दोस्तों, अच्छा 67 नंबर सवाल है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो भवन कर है, अच्छा इसमें तो भूमि कर हो ही जाएगा, संपत्ति कर होगा दोस्तों। संपत्ति कर जो है ना ये ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं होता है, इसका ए होगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा 67 का। और 68 जो सवाल है ये भी देखिए ग्राम पंचायत से संबंधित था, तभी हमको थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। 68 नंबर है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो स्रोत यहाँ पर पूछ रहा था, तो आयकर नहीं है, व्यवसाय कर, लेवी कर, बिक्री कर, कौन सा स्रोत है? तो वो हो जाएगा बिक्री कर,
है ना। तो बिक्री कर यहाँ पर हो जाएगा 69 का। 68 का ये 67 68 ठीक तो है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आयकर, बिक्री कर, व्यवसाय कर, लेवी शुल्क। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको व्यवसायिक कर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर, हाँ ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 68 का सी नंबर, ठीक है, व्यवसायिक कर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 नंबर। 69 है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो 33% जो आरक्षण दिया गया है दोस्तों महिलाओं के लिए राज्यसभा में, ये संसद से है, संसद और विधानसभा में, न्यायपालिका से है, किसमें हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद एवं विधानसभा में, है ना। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 33% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है और सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। 70 का क्या होगा बताइएगा जल्दी से। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ए का हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ए का हो जाएगा 3 में, है ना। ए का हो जाएगा 3। अब ए का 3 तो देखिए सब में है। और अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकार, यानी कि मूलभूत अधिकार लिया गया है कहाँ से दोस्तों? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 भी सब में है। सी है संघ राज्यों के संबंध के बीच सहवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया है 1 नंबर। तो 3 4 और 1, 3 4 1 भी है और 1 है राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष, ये हो जाएगा दोस्तों आपको कनाडा से। 3 4 1 2, अब 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ये आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको मिलाते जाना है और काफ़ी आसान है, ठीक ना। काफ़ी आसान था, कहाँ गया, थोड़ा सा आगे पीछे था, इसी वजह से दिक्कत हुआ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? तो मतलब कि एक ही बिंदु मतलब एक ही जगह से उत्सर्जित होती है, वो हो जाएगा दोस्तों आपको कई बार पढ़ाए हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जो नदियाँ निकलती है दोस्तों ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है दोनों नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और ये दोनों की लंबाई भी लगभग दोस्तों आपको बराबर है, 2900 किलोमीटर, है ना। दोनों की लंबाई भी बराबर है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आप लोग को बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी, है ना, ध्यान ये रखिए। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी, ठीक है। जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाता है तो उसको पद्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72 है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक बंदरगाह भारत में वृहद बंदरगाह के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? बंदरगाह के रूप में आपको बताना है। देखिए भारत में अभी टोटल 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, है ना। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जैसे कि कांडला है, मुंबई है, नाहवा सोवा है, न्यू मंगलोर है, कोचीन है, मरमागांव है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है, कोलकाता है, हल्दिया है। लेकिन इसी में दोस्तों एक ऑप्शन में आपको आया है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है दोस्तों ये आपको बृहद में नहीं आता है ना। बृहद पूछ रहा था तो बृहद में नहीं आता, ये बंदरगाह है लेकिन छोटा बंदरगाह है पुदुचेरी, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम का कौन सा भाग नहीं है? जोतों की चकबंदी करना, कृषि जोत कर, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, जोतों की अधिकतम सीमा। नहीं पूछ रहा था तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 73 का। अगला प्रश्न है 74 नंबर की दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से किस एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है? देखिए दक्षिण पठार की जितनी नदियां हैं ना दोस्तों, आप गोदावरी ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, है ना, महानदी ले लीजिए, सारी नदियां कहाँ गिर रही है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना। सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गोदावरी है, नर्मदा,
महानदी है कृष्णा। लेकिन नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से और जाकर के खंभात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, गुजरात के पास। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है भाई साहब। तो जाते जाते क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। नंबर है 78 57 82 43 10। यहाँ से आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत में एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है दोस्तों कहाँ? तो वो है आपको अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार कहाँ पे है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार, है ना। और इसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन आइलैंड पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी। आंसर हो जाएगा बैरन आइलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये टोटल 75 प्रश्न कंप्लीट हो गया है और जहाँ तक हो सका इसका डिस्क्राइब भी हम करते चले हैं, है ना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। आज 33 नंबर टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सारे सवाल को एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, 75 सवाल तो है टोटल, लेकिन हम लगभग यहाँ पर आपको 200 से कम सवाल हम नहीं बताए, है ना। 200 से लगभग ज़्यादा ही सवाल आप लोग को रिवीजन करवा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। पीछे जितना क्लास हो गया उसका भी रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा, वो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तैयारी करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।